SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं आपका मित्र राजा यादव आपका अपने YouTube चैनल SWR ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम देखेंगे क्लास 10 साइंस जो कि केमिस्ट्री पोर्शन का चैप्टर नंबर 3 है, मेटल एंड नॉन मेटल यानी धातु और अधातु, जो कि क्लास 10 है। दोस्तों, हम एनसीईआरटी टॉपिक देखेंगे क्योंकि हमारे सिलेबस में जो क्वेश्चन, हमारे पेपर में जो क्वेश्चन आते हैं वह कहीं और से ना आकर एनसीईआरटी से ही आते हैं, तो क्यों ना हम एनसीईआरटी से ही पढ़ें। दोस्तों, आज हम इसका देखेंगे पहले टॉपिक कितना टॉपिक कवर करेंगे, यानी कितने टॉपिक हमको इस चैप्टर में पढ़ना है। आज पहले इसका हम डिस्कस करेंगे, इसका इंट्रोडक्शन परिचय देखेंगे, कितने टॉपिक हमको पढ़ना है। उसके बाद एक एक करके सभी टॉपिकों को पढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर में क्या क्या है और इस चैप्टर से हमें क्या ज्ञान मिलता है। दोस्तों, कह रहा है इसमें कितने टॉपिक कवर करना है। दोस्तों, आइए देखते हैं। कह रहा है इसमें दोस्तों, कह रहा है कि पहला पॉइंट क्या कह रहा है, इसमें क्या करना है, धातुओं की परिभाषा व भौतिक गुण। धातुओं की परिभाषा क्या पढ़ना है और क्या पढ़ना है, धातुओं की परिभाषा पढ़ना है और उसके भौतिक गुण को पढ़ना है। क्या पढ़ना है, धातुओं की परिभाषा को पढ़ना है और उसके भौतिक गुण को पढ़ना है। दूसरा पॉइंट क्या पढ़ना है दोस्तों, हमको दूसरा पॉइंट हमें पढ़ना है अधातुओं की परिभाषा। पहले हमें धातुओं की परिभाषा पढ़ना है, फिर अधातुओं की परिभाषा पढ़ना है, फिर वह भौतिक गुण भी पढ़ना है। जिस प्रकार हमें धातु के भौतिक गुण पढ़ना है, ठीक उसी प्रकार हमें अधातु के भी भौतिक गुण और परिभाषा को पढ़ना है। तीसरा पॉइंट क्या कह रहा है, तीसरा पॉइंट कह रहा है धातुओं के रासायनिक गुण को पढ़ना है। क्या पढ़ना है हमें, तो हमें तीसरा पॉइंट पढ़ना है धातुओं के रासायनिक गुण। चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट जो है यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यह सक्रियता श्रेणी होती है। सक्रियता श्रेणी होती है, नहीं सबसे ऊपर कौन सक्रिय है, फिर उससे नीचे कौन सक्रिय, फिर उससे नीचे कौन सक्रिय और सबसे लास्ट में कौन कितना सक्रिय है, इसमें यह पूछा जाएगा। दोस्तों, तो यह टॉपिक वेरी 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 इम्पोर्टेंट है हमारे सिलेबस के अनुसार। पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि हम पढ़ेंगे धातुएं व अधातुएं कैसे क्रिया करती हैं। धातुएं व अधातुएं कैसे क्रिया करती हैं, इसको पढ़ेंगे। फिर उसके बाद क्या पढ़ेंगे, आयनिक गुण। क्या पढ़ेंगे दोस्तों, आयनिक गुण, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, आयनिक यौगिक के गुणधर्म, जिससे हम KMnO4 ज्ञात करते हैं। उसी प्रकार हम उसमें क्या आयनिक गुण में क्या ज्ञात करेंगे दोस्तों, कि आयनिक गुण ज्ञात करेंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आयनिक गुण से प्रायः 3 से 4 हर साल 3 से 4 आगे टॉपिक क्या है, आगे का टॉपिक है दोस्तों 7 धातुओं की प्राप्ति। धातुओं की प्राप्ति, हमें धातुओं की प्राप्ति कैसे होती है, हमें धातुओं की प्राप्ति निम्न तरीकों से होती है। आइए हम देखते हैं एक एक करके। धातुओं का निष्कर्षण, पहले क्या करेंगे दोस्तों, पहले हम करेंगे क्या पाएंगे, तो पहले हम पाएंगे धातुओं का निष्कर्षण पाएंगे, फिर क्या पाएंगे, अयस्कों का समृद्धिकरण। क्या करेंगे, दूसरी बार हम क्या, देखिए दोस्तों, पहले हम धातु की प्राप्ति में क्या क्या पढ़ेंगे, धातुओं की प्राप्ति में हम पढ़ेंगे धातुओं का निष्कर्षण। फिर दूसरी बार हम क्या पढ़ेंगे, तो पढ़ेंगे अयस्कों का समृद्धिकरण। तीसरा पॉइंट क्या पढ़ेंगे, तीसरा पॉइंट धातुओं की प्राप्ति में पढ़ेंगे दोस्तों सक्रियता श्रेणी में नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। जैसे कि मान लीजिए कोई दी है, कोई वैल्यू दी है, तो इसके कहाँ पर, तो नीचे आने वाले कोई वैल्यू है दोस्तों, तो नीचे आने वाले धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। फिर चौथा पॉइंट क्या कह रहा है, चौथा पॉइंट कह रहा है सक्रियता श्रेणी में मध्य में आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। मान लीजिए ये सबसे नीचे हो गया, मान लीजिए ये क्या हो गया, मध्य। क्या होगा दोस्तों, मध्य यानी बीचों बीच कोई धातु है, तो उसकी क्या होगा, उस धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। फिर पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, पांचवा पॉइंट कह रहा है कि सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाले
आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। मान लीजिए कोई ऊपर, पांचवा पॉइंट क्या कह रहा है, कह रहा है सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। मान लीजिए कोई क्या धातु है जो ऊपर है, सबसे ऊपर है, तो इसका निष्कर्षण होगा। छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, सक्रियता कह रहा है। पांचवें पॉइंट में क्या कह रहा है, 1 2 3 4, पांचवा पॉइंट में क्या कह रहा है, सक्रियता श्रेणी में ऊपर आने वाले धातुओं का निष्कर्षण। तो सक्रियता श्रेणी में कहाँ आ रहा है, मान लीजिए कोई श्रेणी है, पहले नीचे आएगा, फिर मध्य में आएगा, फिर ऊपर, फिर इस टॉपिक का निष्कर्षण करेंगे दोस्तों। फिर क्या कह रहा है, छठवां पॉइंट क्या कह रहा है, तो छठवां पॉइंट कह रहा है सक्रियता श्रेणी में स्थित सबसे ऊपर, मान लीजिए सबसे ऊपर कोई बॉटम एकदम सबसे ऊपर ऊपरी श्रेणी में है, तो सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण। सबसे ऊपर सबसे ऊपर श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण करेंगे। फिर सातवां पॉइंट क्या कह रहा है, धातुओं का परिष्करण करेंगे। क्या करेंगे दोस्तों, धातुओं का परिष्करण करेंगे, यानी धातुओं को हम देखेंगे कि धातुओं में क्या क्या गुण, कैसे क्या होता है। हमने सारे टॉपिक देख लिया है। आइए देखिए 8वां टॉपिक क्या है। तो 8वां पॉइंट कह रहा है हमको क्या पढ़ना है, तो 8वां पॉइंट में हमें पढ़ना है संक्षारण व संक्षारण से सुरक्षा। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, लोहे में जो है जंग लग जाता है, तो लोहे को जंग से बचाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, लोहे का संक्षारण करना पड़ता है और उसे संक्षारण से सुरक्षा देनी पड़ती है। जैसे पेंट लगाकर, ग्रीस लगाकर या ऑयल लगाकर या अन्य किसी उपकरण द्वारा उसको क्या करना पड़ता है, संक्षारण करना पड़ता है। 9वां टॉपिक का है, तो 9वां टॉपिक है मिश्र धातु एवं अमलगम। मिश्र धातु व अमलगम भी 9वां टॉपिक है जिसे हम पढ़ेंगे। दोस्तों इस चैप्टर में हम आइए एक एक टॉपिक करके देखते हैं कि हमारे सिलेबस में कितने टॉपिक हैं, हम उसको एक एक करके कवर करते हैं। तो पहला टॉपिक क्या है दोस्तों, पहला टॉपिक हमारे पास है धातु। धातु किसे कहते हैं, धातु बोले तो मेटल। मेटल क्या होता है, मेटल किसे कहते हैं दोस्तों, आइए देखते हैं। तो कहते हैं धातु वह तत्व होता है, धातु वह तत्व होता है जो चमकदार होता है। कैसा होता है, चमकदार होता है और ऊष्मा का, और दोस्तों ऊष्मा का सुचालक होता है और ठोस अवस्था में पाया जाता है। अर्थात हम कह सकते हैं कि धातु प्रायः वह होते हैं जो कि कैसे होते हैं, धातु प्रायः चमकदार होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, चमकदार होते हैं। जैसे मान लीजिए लोहा हो गया, लोहा चमकदार हो गया, लोहा कैसा हो गया, चमकदार हो गया और यह ऊष्मा का सुचालक होता है। आप मान लीजिए एल्युमिनियम भी चमकदार होता है और एल्युमिनियम में भी प्रायः करंट प्रवाह किया जा सकता है। इसी प्रकार तांबा हो गया, तांबे में भी हम करंट को प्रवाह कर सकते हैं। तो यह क्या होता है, तो यह ऊष्मा का सुचालक होता है। ऊष्मा बोले तो गर्मी का सुचालक होता है, तो लाइट का सुचालक होता है और ठोस अवस्था में होता है। जैसा कि आप जानते हैं, चाहे लोहा भी ऊष्मा का सुचालक होता है, एल्युमिनियम भी ऊष्मा का सुचालक होता है, कॉपर भी ऊष्मा का सुचालक होता है। और यह कैसा होता है, तो यह प्रायः ठोस अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है दोस्तों, तो यह प्रायः ठोस अवस्था में होता है। कैसी अवस्था में होता है दोस्तों, तो यह प्रायः ठोस अवस्था में पाया जाता है। जैसे कि सोना हो गया, चांदी हो गया, बताया दोस्तों ना आपको, सोना हो गया, चांदी हो गया, लोहा हो गया, एल्युमिनियम हो गया, तांबा, सोडियम आदि। दोस्तों जैसे लोहा हमारा चमकदार होता है और चांदी भी चमकदार होती है, और चांदी को जो ऊष्मा का सुचालक होता है, इसे करंट प्रवाह के लिए बेस्ट माना गया है। चांदी को सबसे बेस्ट माना गया है ऊष्मा प्रवाह के लिए, जिसे कहते हैं करंट प्रवाह के लिए कह सकते हैं। तो चांदी को सबसे बेस्ट माना गया है। प्रायः चांदी का अगर वायर बनाया जाए दोस्तों, तो लाइट में कभी प्रतिरोध उत्पन्न नहीं होगा। प्रायः वह लाइट उतनी ही स्पीड से लेकिन जितनी स्पीड से वह ट्रांसफार्मर से या तो बिजली घर से आ रही होती है। परंतु चांदी महंगा होने के कारण हम चांदी का उपयोग तार बनाने में नहीं करते हैं। ठीक उसी प्रकार सोना का उपयोग भी तार बनाने में नहीं कर पाते हैं, लोहा का भी नहीं करते हैं। एल्युमिनियम थोड़ा लोहा से महंगा है, परंतु लोहा
या लोहा से एल्युमिनियम थोड़ा सा अच्छा है यानी बेस्ट है, इसीलिए हम एल्युमिनियम का तार और तांबा का कॉपर का जिसे बोलते हैं कॉपर उसका उपयोग करते हैं उस सुचालक को मतलब लाइट को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने में। जैसे कि हम कह सकते हैं मान लीजिए या मान लीजिए नोट्स है, क्या है दोस्तों, ये नोट्स मान लीजिए कह रहा है यह इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है। क्या करता है दोस्तों, इसमें इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और इलेक्ट्रॉन को त्याग करके धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, उन्हें ही हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। मतलब ये इलेक्ट्रॉन को त्याग करेगा और जो हमारे पास इलेक्ट्रॉन पर जो रहेगा चार्ज रहेगा उसको धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखेगा, इसे ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों, तो इसे ही हम बोलते हैं धातु। धातु इसे बोलते हैं किसे, या इलेक्ट्रॉन को त्याग करता है और धनायन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, धातु बोलते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, तो उन्हें हम धातु कहते हैं। धातु के गुण आइए हम देखते हैं दोस्तों, धातु के गुण। धातु के गुण क्या क्या है, तो कह रहा है कि इसके निम्नलिखित गुण पाए जाते हैं। धातु के कौन कौन से गुण होते हैं दोस्तों, तो धातु के निम्नलिखित गुण होते हैं। जैसे नंबर 1 हो गया धात्विक चमक। कैसी चमक दोस्तों, तो नंबर 1 हो गया धात्विक चमक। तो कह रहा है धातु में अपनी चमक होती है, जैसे कि हम आपको बताए थे जिस प्रकार लोहा में अपनी चमक होती है और चांदी में अपनी चमक होती है, सोना में अपनी चमक होती है, उसी प्रकार धातु हो गई, क्योंकि लोहा चांदी सोना एल्युमिनियम तांबा ये सब धातु तो ही है, धातु ही है। तो क्या कह रहा है, धातु में अपनी चमक होती है। तो दोस्तों सोना में चमक होती है, चांदी में, लोहा में, एल्युमिनियम में सभी प्रकार में चमक होती है। तो क्या कह रहा है, धातु में अपनी चमक होती है, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों, जिसे हम धात्विक चमक कहते हैं। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कठोरता। क्या कह रहा है, कठोरता यानी उसकी कितनी मजबूती है, यानी हार्ड कितना है। कह रहा है अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं, जैसा कि आप जान रहे हैं मेटल में दोस्तों अधिकतर धातुएं कैसी होती हैं, कठोर होती हैं। कुछ अपवाद हैं, जैसे कि पारा हो गया, पारा भी दोस्तों, पारा भी किसमें आता है, तो पारा भी मेटल में ही आता है, यानी धातु में ही आता है। सोडियम हो गया धातु में ही आता है, परंतु यह क्या होते हैं, अपवाद में होते हैं। कैसे होते हैं दोस्तों, अपवाद होते हैं, मगर यह मेटल ही होते हैं। जैसे अधिकतर धातुएं कठोर होती हैं, जैसे किसी धातु में कठोरता कम तो किसी धातु में कठोरता अधिक होती है, किसी धातु में कठोरता कम तो किसी धातु में कठोरता ज़्यादा होती है। जैसे मान लीजिए लोहा हो गया और तांबा हो गया। दोस्तों आपको यहाँ दिख रहा होगा ये लोहा है और ये तांबा है। दोस्तों इसमें कठोरता अधिक है, लोहा हो गया तो लोहे में चमक भी अधिक होती है और कठोरता भी अधिक होती है। ठीक उसी प्रकार तांबा हो गया, हमारे पास जो तांबा है उसमें भी इसकी भी कठोरता अधिक होती है और चमक अधिक होती है। परंतु दोस्तों जो हमारे पास सोडियम होता है, परंतु दोस्तों जो हमारे पास सोडियम होता है और क्या होता है, पारा, जिसे हम क्या बोलते हैं, मरकरी। सोडियम और पारा होता है, ये कैसे किस में आते हैं दोस्तों, ये दोनों अपवाद में आते हैं। किस में आते हैं, ये दोनों अपवाद के अंतर्गत आते हैं, क्योंकि ये मेटल तो होते हैं, सोडियम और पारा जो होते हैं मेटल तो होते हैं, मगर ये ज़्यादा चमकदार होते हैं, परंतु ये कठोर नहीं होते हैं। कैसे नहीं होते हैं, कठोर नहीं होते। दोस्तों हम पारे को अपने हाथ में ले सकते हैं, जब हम पारे को अपने हाथ, क्योंकि पारा अगर हम हाथ में आ जाए तो दोस्तों ऐसे हाथ में अगर रखा जाए तो पारा लिक्विड फॉर्म में होता है। ठीक उसी प्रकार एक सोडियम होता है, सोडियम को हम चक्कू से जैसे जिस प्रकार केक काटते हैं ठीक उसी प्रकार काट सकते हैं, परंतु अगर हमें लोहा काटना होगा तो लोहा हम चक्कू से आसानी से नहीं काट पाएंगे। सोना ये लोहा हो गया, तांबा हो गया, इसको हम चक्कू से आसानी से नहीं काट पाएंगे, क्योंकि ये दोस्तों अपवाद में नहीं आते हैं, ये हार्ड मेटल होते हैं, यानी कठोर मेटल होते हैं। परंतु जैसे सोडियम हो गया और पारा हो गया तो ये हार्ड मेटल के अंतर्गत आते हैं, कठोर मेटल के अंतर्गत आते हैं। परंतु किसमें होते हैं, ये हार्ड मेटल
अंतर्गत आते हैं, परंतु सोडियम जो होता है वो पारा होता है। ये हार्ड मेटल के अंतर्गत तो आते हैं, परंतु किसमें होते हैं दोस्तों? ये प्रायः अपवाद में आते हैं। कैसे में आते हैं दोस्तों? अपवाद में आते हैं। दोस्तों आइए देखते हैं। हमने धातुओं में हमने लचीलापन कठोरता और धातुओं में चमक पढ़ ली थी। आइए देखते हैं तीसरा पॉइंट क्या है दोस्तों? तो कह रहा है तीसरा पॉइंट है आघात वर्धनी क्या होता है? आइए हम देखते हैं। धातुओं में आघात वर्धनी गुण होता है, अर्थात कह सकते हैं, मान लीजिए कोई चादर की सीट है, मान लीजिए चौकोर है, ठीक है, मान लीजिए कोई चादर की सीट है, इस पे हथौड़े द्वारा इतना प्रहार किया जाता है कि या फैल जाता है, जो मतलब जैसे कि चपटा हो जाता है, जिसको बोलते हैं चपटा हो जाता है। जब चपटा हो जाता है मतलब चपटा होकर एक पतली सीट बना लेता है। कैसी सीट बना लेता है? पतली सीट बना लेता है। जैसे मान लीजिए कि जब इस पर हम आघात वर्धी करें, मतलब इसको पीटेंगे, जब इसको पीटेंगे तो इसका साइज बढ़ जाएगा और कैसा हो जाएगा? चपटा हो के पतला साइज हो जाएगा। जिस प्रकार रुपया होता है उस प्रकार हो जाएगा, चपटा हो के आघात वर्धनी हो जाएगा। मतलब क्या कहता है? जिसके कारण किसी भी धातु को पीट कर पतली चादर के रूप में बदला जा सकता है। अर्थात कह सकते हैं कि कोई छोटी सी चीज़ है, मान लीजिए ये किसका है, कौन सी छोटी चीज़ है दोस्तों? तो ये छोटी चीज़ है किसका? लोहे का है। जब इस पे हम हथौड़े द्वारा इसको पीटेंगे, तो यह पीटेंगे तो यह फैल कर दोस्तों एक पतली शीट का रूप ले लेगी। उससे ही हम क्या बोलेंगे? आघात वर्धनी। क्या बोलेंगे दोस्तों? उससे ही हम बोलेंगे आघात वर्धनी। जैसे देखिए, कह रहा लोहा पीट कर एक पतली चादर का रूप बनाया जा सकता है। देखिए हमने एक लोहे की गोली ली, उसको इतना पीटा कि वह एक क्या ले लिया? एक चादर की शीट के रूप में ले लिया। यानी इतना पीटे कि पतली चादर का शीट ले लिया, जिसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? हम आघात वर्धनी। क्या बोलते हैं? आघात वर्धनी। आइए देखते हैं दूसरा पॉइंट। जैसे मान लीजिए हमने नोट्स में लिखा है, कह रहा है सोना व चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनी होते हैं। जैसा कि दोस्तों आप जान रहे हैं, जो सोने का भूषण व चांदी का भूषण बनाते हैं तो उसे इतना पीटा जाता है दोस्तों, इतना उसके ऊपर घात किया जाता है कि वह मतलब पतला होकर चादर फॉर्म, यानी एक जैसे जिस प्रकार हम कोई गहना मतलब जिस प्रकार उसे ढालना चाहेंगे उस रूप में वह ले लेगा, मतलब उसका रूप ले लेगा। मान लीजिए कोई सोने का मान लीजिए ये कोई पॉइंट है, उसको हम इतना पीटेंगे कि यह पतले चादर के रूप में ढल जाएगा, जिसके द्वारा हम कोई भी आभूषण या कोई भी रिंग कुछ भी बना सकें। उसे ही क्या बोलते हैं दोस्तों? आघात वर्धनी। क्या बोलते हैं? आघात वर्धनी। तो सोना व चांदी में सबसे अधिक आघात वर्धनीयता पाई जाती है। दोस्तों अगर आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि सबसे अधिक आघात वर्धनी कौन सी धातु होती है, तो आप कहेंगे सोना व चांदी सबसे अधिक आघात वर्धनी होते हैं। अर्थात सबसे ज़्यादा अगर पतली कोई शीट बनाई जा सकती है तो सोना व चांदी ही बनाई जा सकती है। आइए देखते हैं पॉइंट नंबर 4 क्या कह रहा है दोस्तों? पॉइंट नंबर 4 कह रहा है लचीलापन यानी मोड़ा जा सके, टेढ़ा किया जा सके। हम जिस प्रकार चाहें उसको उस प्रकार मतलब फॉर्म में डाल सकते हैं। जैसे मान लीजिए तार है, तार को हम मोड़ भी सकते हैं, उसको गोला भी बना सकते हैं, उसको किसी भी फॉर्म में हम डाल सकते, मतलब किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं। अर्थात उसको चाहे तो हम जो चाहे वो बना सकते हैं, क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों? तो उसमें लचीलापन पाया जाता है। क्या पाया जाता है? लचीलापन के ही कारण उसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं। आइए देखते हैं चौथा पॉइंट क्या है। चौथा पॉइंट है लचीलापन। क्या कह रहा है? धातुओं में लचीलापन होता है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, बहुत सी धातुओं में कैसा होता है? तो बहुत सी धातुओं में लचीलापन होता है। जैसे लोहा हो गया,
सोना हो गया, चांदी हो गया। इसमें क्या होता है दोस्तों, इसमें लचीलापन होता है। हम इसको जिस प्रकार चाहेंगे उस प्रकार मोड़ के उसी फॉर्म में डाल देंगे जिस प्रकार हमकी ज़रूरत रहेगी। दोस्तों आइए देखते हैं। तो धातुओं में लचीलापन होता है जिसके कारण जिसके कारण धातुओं को किसी भी रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। हम आपको बताएं ना दोस्तों कि धातुओं जिस धातुओं में लचीलापन होता है उसे उस धातु को हम किसी भी फॉर्म में डाल सकते हैं। चाहे उसे हम हथौड़ा बना लें, चाहे उसे हम बर्तन बना लें, चाहे उसे हम पेटी या कोई भी सामान बना सकते हैं। आइए देखते हैं, इसका हम देखते हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट। दोस्तों हम इसमें नोट्स में इम्पोर्टेंट पॉइंट लिखते हैं क्योंकि आपको किसी भी प्रकार का क्वेश्चन पूछे तो आप डरे नहीं, आपको आसानी से सॉल्व कर पाए। नोट्स में क्या कह रहा है, तो नोट्स में कह रहा है कि सोना सबसे अधिक लचीलापन होता है। दोस्तों हमने आपको बताया था कि सोना सबसे अधिक लचीला होता है, इसीलिए दोस्तों उसमें कुछ मिश्र धातुएं मिलाई जाती हैं। अर्थात कह सकते हैं कि उसमें बाहर से कुछ मिलाया जाता है जिसके कारण ही वह शेप ले पाता है, कोई भी शेप ले पाता, जिसे हम अपभ्रक कहते हैं। दोस्तों जैसे कि आप अगर सोने में कोई अन्य पदार्थ नहीं मिलाएंगे तो सोना कोई शेप नहीं ले पाएगा, क्योंकि उसमें इतना लचीलापन होता है। कोई भी आप शेप डालेंगे, शेप अगर कोई भी मतलब मान लीजिए साइज कोई भी बना रहे हैं, कुछ भी चैन बना रहे हैं, चैन मान लीजिए चैन बना रहे हैं, तो वह चैन बन ही नहीं पाएगी। चैन बार बार जिस जगह जाएगी मुड़ जाएगी, जिस जगह जाएगी लचीलापन कारण टूट जाएगी। तो जो सोना होता है, तो सोना को सही से बनाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है, तो उसमें मिश्र धातु मिलाई जाती है। दूसरा क्या कह रहा है, एल्युमिनियम का प्रयोग बिजली के तार बनाने में किया जाता है। जैसा कि आप जान रहे हैं, जो आप घरों में लाइट आ रही है दोस्तों, उसे वो किसकी सहायता से आ रही हैं, तो एल्युमिनियम की सहायता से ही आ रही हैं। अगर एल्युमिनियम का तार लचीला ना होता तो हमारे घरों तक लाइट पहुंचना असंभव होता। आइए सुचालक, नेक्स्ट पॉइंट क्या है दोस्तों, सुचालक क्या होता है, आइए देखते हैं दोस्तों सुचालक क्या होता है। तो कह रहा है धातु ऊष्मा व बिजली का सुचालक होता है। दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, अगर किसी धातु में कोई धातु है दोस्तों, तो उसमें वो गर्म होगा और उसमें ऊष्मा भी प्रवाहित होगी। और दोस्तों कोई भी जैसे धातु है तो उसमें बिजली का प्रवाह अवश्य होगा, क्योंकि अगर लोहा हो गया तो उसमें बिजली का प्रवाह अवश्य होगा, स्टील हो गया तो उसमें भी बिजली का प्रवाह अवश्य होगा। दोस्तों आइए देखते हैं, कह रहा धातु ऊष्मा व बिजली का सुचालक होता है। क्या होता है, ऊष्मा व बिजली का सुचालक होता है। बिजली का सुचालक होने के कारण ही एल्युमिनियम दोस्तों बिजली का सुचालक कौन, उस धातु ऊष्मा व बिजली का सुचालक होता है। बिजली का सुचालक होने के कारण ही एल्युमिनियम और कॉपर का प्रयोग बिजली की तार बनाने में किया जाता है। क्योंकि दोस्तों जैसा कि आप जान रहे हैं, जो धातु होता है वो बिजली और ऊष्मा और बिजली का सुचालक होता है। यही कारण है कि जो एल्युमिनियम का तार होता है और कॉपर का तार होता है, उसको बिजली के तार को बनाने के रूप में किया जाता है। किसके तार को, तो बिजली के तार को बनाने के रूप में किया जाता है। और ऊष्मा का सुचालक क्या कह रहा है, और ऊष्मा का सुचालक होने के कारण, किसका होने, यानी उसमें गर्मी यानी हीट पैदा हो रही, हीट माने ऊष्मा होता है ना, तो ऊष्मा का सुचालक होने के कारण ही इसका प्रयोग किसमें किया जाता है, तो खाना बनाने वाले बर्तनों में किया जाता है। जैसे दोस्तों कोई बर्तन है तो बर्तन का प्रयोग क्यों किया जाता है दोस्तों, क्योंकि उसमें जल्दी से हीट हो, और जल्दी से हीट होगा तो जल्दी से हमारा खाना बन पाएगा। यही कारण है कि दोस्तों एल्युमिनियम का प्रयोग, जो हमारे पास एल्युमिनियम का प्रयोग होता है, यह भी कह सकते हैं ऊष्मा सुचालक होने के कारण ही उसे हम खाने वाले बर्तनों के रूप में प्रयोग करते हैं। आइए देखते हैं दोस्तों क्या धातुओं के तथ्य, क्या देखते हैं दोस्तों, तो धातुओं के तथ्य देखते हैं दोस्तों। धातुओं के तथ्य यानी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन,
आइए हम 5 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। हम आपको एक वीडियो में एक टॉपिक जितना पढ़ाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड आपको 5 क्वेश्चन देंगे, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन दिए रहेंगे दोस्तों तो आपको चैप्टर को पढ़ने में आसानी रहेगी और उस चैप्टर को क्वेश्चन की सहायता से हम क्लियर भी कर सकते हैं। तो क्या कह रहा है, धातुओं के तथ्य। आइए देखते हैं धातुओं के तथ्य। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कितने मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, तो 5 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तो सबसे हल्की धातु क्या होती है, तो हमारे पास सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। क्या होती है दोस्तों, तो सबसे हल्की धातु क्या होती है, लिथियम होती है। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो अगर आपसे पेपर में पूछा गया कि सबसे हल्की धातु क्या होती है, तो आप अगर हमारी वीडियो पढ़े रहेंगे तो आप आसानी से बता देंगे कि सबसे हल्की धातु क्या होती है, सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। दूसरा पॉइंट क्या कह रहा है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन है कि सबसे भारी धातु क्या होती है। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों आपको हम अगर एक चैप्टर एक वीडियो देंगे तो उसमें 5 क्वेश्चन जरूर कराएंगे, क्योंकि अगर आप जो टॉपिक पढ़े रहेंगे उससे क्वेश्चन 5 कर लेते हैं तो उस टॉपिक से रिलेटेड ही क्वेश्चन रहेंगे, जिससे आपको चैप्टर करने में आसानी रहेगी। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों, तो कह रहा है सबसे भारी धातु क्या है, सबसे भारी धातु क्या है। सबसे भारी धातु क्या होती है, आरसीएम होती है, जिसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, आरसीएम को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इस प्रकार भी लिख सकते हैं। सबसे भारी धातु क्या होती है, तो सबसे भारी धातु हमारे पास आरसीएम होती है। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है मित्रों, तीसरा क्वेश्चन कह रहा है कि टंगस्टन का गलनांक, टंगस्टन बोले तो एक प्रकार की धातु है। क्या है दोस्तों, तो टंगस्टन एक प्रकार की धातु है। टंगस्टन का गलनांक सबसे अधिक कितना होता है, सबसे अधिक 3500 यानी 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। जो टंगस्टन होता है दोस्तों, क्या टंगस्टन होता है, टंगस्टन एक प्रकार का मेटल है जो कि इसका गलनांक है ये कितना, सबसे अधिक कितनी दोस्तों, सबसे अधिक 3500 डिग्री सेल्सियस होता है। चौथा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि बिजली का सबसे अधिक सुचालक चांदी में होता है। हमने आपको बताया था दोस्तों कि कॉपर और एल्युमिनियम से ज़्यादा तेज लाइट बिजली जिसको बोलते हैं वह चांदी के तार में होती है, परंतु चांदी महंगी होने के कारण इसका प्रयोग हम तार के रूप में नहीं करते। अगर हम मान लीजिए तार लगवा लेते हैं, तार ही चोरी हो जाएगा। जब तार ही चोरी हो जाएगा तो क्या फ़ायदा ही रहेगा। तो इसीलिए हम कॉपर और एल्युमिनियम का प्रयोग करते हैं, या कॉस्टली भी रहते हैं और यह सुचालक के अच्छे स्रोत भी होते हैं। बिजली का सबसे अधिक सुचालक धातु क्या है, चांदी है। अर्थात हम कह सकते हैं बिजली का सबसे अधिक अच्छा सुचालक चांदी है, इसीलिए इसको हम प्रथम स्थान पे रखते हैं। सेकंड स्थान पे हम मान लीजिए कॉपर रखते हैं और थर्ड स्थान पे क्या रखते हैं, एल्युमिनियम रखते हैं। दोस्तों पांचवा क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो पांचवा क्वेश्चन कह रहा है कि सोना चांदी सबसे अधिक क्या होते हैं दोस्तों। हमने आपको बताया कि सोना चांदी सबसे अधिक आधारवर्धनीय होते हैं। मान लीजिए सोने का कोई क्या है, मान लीजिए सोने की कोई गोली है, ठीक है। हमने इस पे इतना वार किया यह फैल कर एक पतली चादर के रूप ले लेती है। इसे ही हम क्या बोलते हैं, आधारवर्धनी। क्या बोलते हैं दोस्तों, इसे ही हम बोलते हैं आधारवर्धनी बोलते हैं। दोस्तों आपको अगर वीडियो अच्छी लगी इस टॉपिक में बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, वीडियो नंबर 2 में। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।